सियासत में एकदम फिट बैठती हैं। बिहार में नीतीश कुमार और उनकी सहयोगी आरजेडी शायद कुछ यही कह रही है कि बीजेपी से लड़ना हो तो मत कहो मौन, बताओ कि तुम जात हो कौन। ऐसे में बिहार की नीतीश सरकार ने जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए, जिसके बाद सियासत तेज हो गई। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि 2024 से पहले जातीय जनगणना की यह रिपोर्ट विपक्षी इंडिया अलायंस को कितना फायदा पहुंचाएगी और कितना नुकसान, या फिर नीतीश सरकार MY वाले फॉर्मूले को एक बार फिर अप्लाई करके सत्ता में वापसी करेंगे। हालांकि बीजेपी हर बार जातीय जनगणना का विरोध करती आई है, लेकिन क्या अब भी जाति के आधार पर बांटने वाली राजनीति का विरोध बीजेपी करेगी? आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। तो बड़ी खबर बिहार से, जहां पर जातीय जनगणना की रिपोर्ट के बाद अब सियासत तेज हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सभी 9 दलों को इसमें न्योता दिया गया है। तो आर्थिक स्थिति से संबंधित रिपोर्ट जारी करने की बात सामने आई है, जिसके बाद अब ये कैबिनेट की बैठक, जिसमें जो तमाम राजनीतिक दल है वो भी मौजूद हैं। तो बीती देर शाम जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सहयोगी आरजेडी की तरफ से जाति से संबंधित राज्य सरकार की रिपोर्ट जारी हुई, उसके बाद सियासी भूचाल आ गया, क्योंकि नीतीश कुमार लगातार काफी समय से इस रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे और विपक्ष में मौजूद कई राजनीतिक दल ऐसे हैं जो जातीय जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक करने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बना रहे थे। गणना तो हो ही जाएगी, जनगणना तो हम लोग नहीं कर रहे गणना, लेकिन उसके साथ साथ आर्थिक स्थिति कोई भी जाति का हो, चाहे अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, किसी भी जाति का, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई और जाति, सबकी स्थिति को भी, आर्थिक स्थिति का भी जायजा लेना जरूरी है। ये हम लोगों ने तय कर दिया। वो तब भी जात पात के नाम पर समाज को बांटते थे, आज भी वही पाप कर रहे हैं। वो तब भी आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे रहते थे और आज तो वो एक से बढ़कर एक घोर भ्रष्टाचारी हो गए हैं। वो तब भी सिर्फ और सिर्फ एक परिवार का गौरव गान करते थे, आज भी वही करने में वो अपना भविष्य देखते हैं। तो जातीय जनगणना पर जिस तरह से राज्य सरकार की रिपोर्ट सामने आई, उसके बाद सियासत तेज हो गई। हालांकि बिहार में जब से जातीय जनगणना की रिपोर्ट आई, इसे लेकर सियासत बहुत चरम पर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रिपोर्ट पर सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इसमें सभी 9 दलों के नेताओं को बुलाया गया है। सर्वदलीय बैठक में सीएम जाति आधारित जनगणना को लेकर पूरी जानकारी तमाम दलों को देंगे। रिपोर्ट जारी होने के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि अब आर्थिक स्थिति के बारे में भी सरकार जानकारी देगी। हम सभी का विकास चाहते हैं, लेकिन एक बार आइए ग्राफिक्स के जरिए जान लेते हैं कि जो राज्य सरकार की तरफ से रिपोर्ट आई उसमें क्या कुछ आंकड़े निकलकर सामने आए। पहले आप देखिए, कुल बिहार की आबादी का अगर हम देखें, कुल बिहार की आबादी 13 करोड़ 7 लाख, उनमें हिंदू 81.99%, लगभग 82%, मुस्लिमों की आबादी 17.70%, सिख 0.011%, ईसाई 0.05%, बौद्ध 0.0851 और अन्य 0.16%। तो ये मोटे मोटे धर्म के आधार पर थी। और अब जाति के आधार पर जो आंकड़े हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर। बिहार की जातीय जनगणना क्या कहती है? पिछड़ा वर्ग 27.12%, सबसे ज्यादा। अति पिछड़ा वर्ग 36.01%, अनुसूचित जाति 19.65% और अनुसूचित जनजाति 1.68% और अनारक्षित 15.52%। यानी कि धर्म के आधार पर जो आंकड़ा है वो और जाति के आधार पर जो आंकड़ा है वो, ये दोनों हमने अपने तमाम दर्शकों के सामने रख दिया। हालांकि ग्राफिक्स के जरिए आपको बताया कि क्या कुछ हाल है इस वक्त जातियों का। अब बीजेपी का ओबीसी वोट बैंक कैसे बढ़ता गया, उस पर भी आइए नजर डालते हैं कि आखिरकार क्या कुछ आंकड़े उसको लेकर भी सामने आए। अब आप देखिए, साल 1996 अपर ओबीसी था 22%,
और लोअर ओबीसी था 17%। 2014 में बढ़ा और आंकड़ा हुआ ये 30% अपर ओबीसी का और लोअर ओबीसी का 43%। आंकड़ा इसमें इजाफा भी हुआ और 2019 में आंकड़ा सामने आया था 40% और लोअर ओबीसी में 48%। और अब जिस तरह से जात के नाम पर अब राजनीति हो रही है, चुनाव मुंह खड़ा है सबके सामने, और उससे पहले बिहार सरकार ने जो आंकड़े जारी किए उसके बाद कई राज्य सरकारों में भी खलबली मची है कि आखिरकार वो किस तरह से इस सिचुएशन को डील करें, क्योंकि विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि अगर देश का समग्र विकास आप चाहते हैं, समुचित विकास चाहते हैं, तो आपको आंकड़े पेश करने ही होंगे। बहरहाल सबसे बड़े मुद्दे में सवाल क्या है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर। जातीय जनगणना से किसे लाभ होगा और किसे हानि, पहला महत्वपूर्ण सवाल। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, बिहार से निकला तीर बीजेपी की क्या चुनौती भी बनेगा। इसके अलावा क्या जातिगत सरने से नीतीश अब अपनी बाजी पलट देंगे। इसके अलावा 2024 में पिछड़ी जाति पर दाव कितना कारगर होने वाला है। इसके अलावा अगला बड़ा सवाल कि क्या 2024 में जाति ही सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा, विकास से ऊपर भी ये मुद्दा निकल जाएगा क्या, या जाति जनगणना से किसे लाभ है और किसे हानि। ये महत्वपूर्ण सवाल जिस पर हम चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि नीतीश कुमार का इसे मास्टर स्ट्रोक कहा जाए या मजबूरी की जाए, क्योंकि बिहार सरकार की तरफ से जो लगातार पिछले कई सालों से कश्मकश और जद्दोजहद चल रही थी, उसको लेकर बिहार सरकार ने आंकड़े जारी कर दिए और आंकड़ों के बाद अब जो स्थिति निकलकर सामने आई उसके बाद राज्य सरकार बेहद गदगद है, क्योंकि उसका साफ कहना है कि अगर सभी जातियों का संपूर्ण विकास आप चाहते हैं तो आपके पास आंकड़े होने बहुत ज्यादा जरूरी है। ऊपरी बातें करने से नहीं होगा, एक ही योजनाओं का लाभ तमाम वर्गों को एक समान मिल जाए, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। लिहाजा महत्वपूर्ण यह है कि अगर सबका विकास आप चाहते हैं तो आपके पास आंकड़े यानी कि मैथमेटिक्स और कैलकुलेशन बहुत क्लियर होनी चाहिए। इसी पर चर्चा करने के लिए चार खास बेहद हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। उनसे सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करा दे, चारों आपके टीवी स्क्रीन पर। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अनामिका सिंह हैं, बहुत बहुत स्वागत मैम, शुक्रिया आपका। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर राम पांडे हैं, डॉक्टर राम पांडे बहुत बहुत स्वागत, शुक्रिया आपका। हमारे साथ ओबीसी परिसंघ से डॉक्टर ओम सुधा जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ कुमार भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत, शुक्रिया आपका। अमिताभ जी शुरुआत में आप ही से कर ले रहा हूं, क्योंकि आप बिहार की राजनीति को बहुत करीब से जानते हैं। चुनाव मुंह बाय खड़ा है और चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल अपने अपने गणित बैठा रहे हैं, लेकिन अचानक से जो नीतीश बाबू ने जातीय जनगणना से संबंधित जो सर्वे पेश कर दिया, इसे आप किस तरह से देखते हैं? इसे मास्टर स्ट्रोक कहा जाए, इसे वक्त का तकाजा कहा जाए, इसे चुनाव के लिहाज से जरूरी कहा जाए, या फिर सियासी मजबूरी कहा जाए? यह शुद्ध जो है सत्ताखोरी का खेल है जी। जनता का सरोकार कुछ भी नहीं है इसमें, शुद्ध सत्ताखोरी का खेल है। और ये जो नीति और ये जो कार्यप्रणाली इनकी है 70-75 साल से चल रही है जी। कितने परसेंट दलितों का, पिछड़ों का उद्धार हो गया? कुछ नहीं हुआ है। बेहतर होगा कि नए तरीके लाए जाएं, है ना, लोगों को शिक्षित और प्रशिक्षित किया जाए, और उससे देश एक बहुत बड़ी बीमारी से भी बचेगा, जो इसमें कि अयोग्य लोग ऐसी जगह पर बैठ जाते हैं, जिसको गाड़ी चलानी नहीं आती वो गाड़ी चलाने लगता है, इलाज करने नहीं आता वो डॉक्टरी करने लगता है ना, इंजीनियरिंग आती नहीं है और इंजीनियरिंग करने लगता है, पढ़ना खुद नहीं आता है और शिक्षक बन जाता है। तो ये सब खेल बंद करें। 70-75 साल में हमने देख लिया कि हम ऐसा कुछ नहीं कर पाए, जिससे कि सचमुच जो समाज के हाशिए पे हैं उनको मुख्य धारा में हम लाएं। तो ईमानदारी से मुख्य धारा में लाना है तो उनके लिए सही शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था हो, और वो एक से दूसरी पीढ़ी में जाते जाते ऊपर आ जाएंगे और सबके बराबर खड़े हो जाएंगे। ये शुद्ध सत्ताखोरी का खेल है। और अभी जो भी इसमें आगे पढ़ रहा है, देखिए बीजेपी भी मना नहीं कर रही है, बीजेपी भी इसमें शामिल होगी इस खेल में, क्योंकि उसको भी फायदा उठाना है। और विपक्ष तो बिल्कुल निरुपाय हो गया है। ऐसा लग रहा है कि उनका ना बेरोजगारी वाला मामला चल रहा है, ना महंगाई वाला मसला चल रहा है, और बाकी जो विकास के कार्य हैं वो इतने दिखाने के लिए, गिनाने के लिए भाजपा के पास है कि ये लोग असहाय महसूस कर रहे हैं।
सारे लोग मिलकर अकेले भाजपा की का सामना करने में सक्षम नहीं है। नहीं, लेकिन अमिताभ जी, नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि भाई मैथमेटिक्स और कैलकुलेशन बहुत क्लियर होनी चाहिए। अगर आपको सबका साथ, सबका विकास करना है तो आपके पास आंकड़े होने बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि एक ही योजना का लाभ किसी एक खास विशेष वर्ग के पास ना पहुंचे। अगर आपके पास आंकड़े होंगे तब आप उसी आंकड़ों के आधारित किसी योजना को जमीन पर उतार पाएंगे और उसी हिसाब से राशि भी आवंटित कर पाएंगे। उनका तो बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है। बहुत बढ़िया बात है। आंकड़े किस चीज के चाहिए? आदमी का विकास जो नहीं हुआ है, जो हाशिए पे पड़ा है, उसके आर्थिक स्थिति के, है ना, उसकी शैक्षिक स्थिति के आंकड़े चाहिए हमें। जाति का आंकड़ा क्यों चाहिए आपको? भाई ब्याह करना है बेटी का, ये सब नौटंकी नहीं बतियाएं। सीधा सीधा आर्थिक आधार पे जो भी कमजोर हैं उन सबको ऊपर लाने के लिए बात करें, उसके आधार पे आंकड़े जमा करें और सही ढंग से काम करें, मूर्ख ना बनाएं। आप चाहते हैं कि गरीब हमेशा गरीब बना रहे और उसको मूर्ख और गंवार बता करके आप उसको बेवकूफ बनाते रहें और वोट की फसल काटते रहें। इससे साफ साफ ये पता चलता है। ठीक है डॉक्टर राम पांडे, कितना जरूरी है जातिगत जनगणना होना, कितना जरूरी है? और बिहार में जो जातिगत जनगणना की जो रिपोर्ट आई है उसे कांग्रेस किस तरह से देख रही है? क्योंकि हमें याद है कांग्रेस नेता राहुल गांधी संसद से लेकर तमाम चुनावी रैलियों में कहते नजर आए कि जातिगत जनगणना बहुत ज्यादा जरूरी है। और केंद्र सरकार के पास रिपोर्ट भी थी, यूपीए 1 यूपीए 2 के दौरान जो तमाम आंकड़े थे वो आगे बढ़े थे, लेकिन उनको रिलीज कभी नहीं किया गया, सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए। किस तरह से देखती है कांग्रेस पार्टी इसे? सबसे पहली बात तो यह है कि जनगणना होना जरूरी है। जनगणना होने से हमें ये पता चलता है कि हमारे देश की जनसंख्या कितनी है, हमारा बजट कितना है और उस बजट को कैसे एलोकेट किया जाए, कितना शिक्षा में दिया जाए, कितना स्वास्थ्य में दिया जाए और कितना अन्य चीजों में दिया जाए। 2021 में जनगणना होनी थी लेकिन नहीं कराई क्योंकि तानाशाही चल रही है। 2 साल लेट हो गए। बहाना जो कुछ भी बना सकते हैं, 2 साल से करुणा भी नहीं है। अब बात आती है जातिगत जनगणना की। सबके साथ न्याय होना चाहिए। जैसे अब यहाँ चैनल पर बैठे हुए हैं तो बीजेपी के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, पत्रकार भी हैं, ओबीसी से भी हैं, ये न्याय हो रहा है। लेकिन अन्याय क्या है? अभी मोदी जी का आपने भाषण सुनाया और राहुल जी का नहीं सुनाया। यदि राहुल जी का भी सुनवा देते तो न्याय हो जाता। इसी तरह से जातियों का हम बात करें तो ठीक है, अब सारे लोग हिंदू हैं पूरे देश के या सारे भारतीय हैं, सबको मौका मिल जाए। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है जो हमारे देश की है वो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आर्थिक स्थिति, ये सारी चीजें सुधर जाएं तो इन चीजों का समर्थन, विरोध, ये सब कुछ करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए, सरकारी संपत्तियां बिक रही हैं, नौकरियां है नहीं। मध्य प्रदेश की आबादी 8.5 करोड़ है, सरकारी नौकरियां 3,30,000 के आसपास है। 99.8% लोगों को मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है। केंद्र सरकार की भी हम बात करें तो करीब 30 लाख सरकारी कर्मचारी हैं और 140 करोड़ जनसंख्या है, तो 99.78% लोगों को वहां नौकरी नहीं मिल रही है। फिर आ जाता है, लोग क्या चाहते हैं? हम पार्षद बन जाएं, विधायक बन जाएं, सांसद बन जाएं। 25 लाख की आबादी पर एक सांसद है, आप परसेंटेज लगा लीजिए। 140 करोड़ की आबादी पर 4000 विधायक हैं। अब आ जाते हैं पार्षद पर, मतलब इस लाइन में नहीं, तो फिर क्या आपको लगता है कि अगर आंकड़े जारी होंगे जनगणना के या जातीय जनगणना होगी तो ये जो तमाम दिक्कतें हैं दूर हो जाएंगी सर? क्या अगर हम गवर्नमेंट लेवल की अगर हम बात करें, क्योंकि ये जो तमाम चीजें अव्यवस्थाएं हैं वो तो नीचे तक फैली हुई है ना। देखिए, मौका सबको मिलना चाहिए। जैसे 5 मिनट मुझे मौका मिल रहा है बोलने का, तो 5 मिनट बीजेपी के प्रवक्ता को मिलना चाहिए, 5 मिनट अमिताभ जी को भी मिलना चाहिए, 5 मिनट ओबीसी परिसंघ के अध्यक्ष को भी मिलना चाहिए। तो सबके साथ न्याय करने में कोई परेशानी नहीं है। जब देश हमारा आजाद हुआ था तो SC ST के जो लोग थे, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर दृष्टि से उनका स्तर ठीक नहीं था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान बनाया, कांग्रेस की सरकार थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, संविधान बना और उसमें ये आरक्षण का प्रावधान दिया गया। उसके बाद पंचायती राज आया, राजीव गांधी ने पंचायती राज लागू किया जिसमें SC ST को रिजर्वेशन दिया गया नगरीय निकाय में। और ये जो नगर पंचायत के जो चुनाव होते हैं, महिलाओं को भी उसमें आरक्षण दिया गया।
तो उसके बाद महिलाओं की लीडरशिप बढ़ी, SC ST OBC की लीडरशिप बढ़ी, सबको मौका मिला, सबको न्याय मिला। तो सबको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, अवसर हर एक को मिलना चाहिए। अवसर में किसी के अगर समान रूप से तब मिल पाएगा ना सर, जब आंकड़े हम सबके पास होंगे। मैं आपके पास लौटूंगा वक्त छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के उस पार बात करेंगे हम डॉक्टर राम पांडे के साथ डॉक्टर ओम सुधा से भी। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। टीवी से लेकर मोबाइल तक अब हर जगह देखिए अपना मन पसंदीदा JK24/7 न्यूज इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पर। खबरों में बने रहने के लिए आज ही हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। आप हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइव अपडेट्स के लिए आप JK24/7news.tv पर क्लिक करें। मैं हूँ सावी सिंह, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। कैसे अपने बच्चों को बुरी नजर से बचा सकते हैं और इन सभी प्रॉब्लम से दूर रख सकते हैं। नया व्यवसाय आप शुरू करना चाहते हैं लेकिन कोई ना कोई अड़चन आ जाती है। अगर ऐसी प्रॉब्लम्स आप भी फेस करते हैं तो आज आप सभी के लिए एक खास रेमेडी लेकर आए हैं हम। 2024 की तैयारी आखिर किसका पड़ रहा है भारी? अरविंद केजरीवाल जी को आना चाहिए। विपक्ष इस बार हावी पड़ेगा। बहन जी तो मोदी जी 24 में भारी होंगे ना, योगी जी भारी लग रहे हैं। कांग्रेस कोशिश तो कर रही है, काम कर रही है मोदी सरकार रोजगार का। आओ चलिए जंगल की सैर पर, जहां जंगली शोर में खो जाए रोमांच और आश्चर्य से भरी एक दुनिया। जंगल के रहस्यमय कहानियों को सुलझाएं। देखिए जंगल स्टोरी, रविवार दोपहर 2:30 बजे और रात 10 बजे सिर्फ JK24/7 न्यूज पर। पूरा सप्ताह आपका कैसा रहने वाला? इन डेज में, इन सप्ताह में कौन कौन से ऐसे त्योहार पड़ने वाले हैं, उसकी पूरी जानकारी भी साप्ताहिक राशिफल में ही होगी। अपनी काबिलियत के ऊपर आपने थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपको मनी का लाभ हो सकता है, कि कैसा रहने वाला है आपका साप्ताहिक राशिफल, कैसे रहने वाले हैं आपके ऑल डेज। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तो लगातार जिस तरह से बिहार सरकार की तरफ से जातिगत सर्वे पेश किया गया और उसके बाद कैबिनेट की मीटिंग चल रही है, उस पर तमाम लोग की निगाहें टिकी है, क्योंकि उसी सर्वे रिपोर्ट के आधार पर तमाम राज्यों में भी अब एक सियासत नए स्तर पर जा पहुंची है। ओबीसी परिसंघ से हमारे साथ डॉक्टर ओम सुधा जुड़े हुए हैं। डॉक्टर ओम सुधा, कितना महत्वपूर्ण है इन आंकड़ों का जारी होना, क्योंकि लगातार हम देख रहे थे कि ओबीसी वर्ग को लेकर तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो हमेशा से मुकर रही हैं, लेकिन महिला आरक्षण बिल जब आया उसके बाद से विपक्ष ने खुले दिल से, खुले मंच से इस मुद्दे को संसद में भी उठाया कि महिला आरक्षण अच्छी बात है, लेकिन ओबीसी वर्ग को उसमें कितना स्पेस मिल रहा है, इस पर भी बहुत ज्यादा चर्चा होने की जरूरत है। लिहाजा एक बार फिर से यह बात शुरू हो गई कि जब तक जातिगत जनगणना या फिर जब तक जनगणना नहीं होगी, आप सबका साथ, सबका विकास नहीं कर पाएंगे। भले ही आपके पास सबका प्रयास हो, सबका विश्वास भी हो, लेकिन ओवरऑल डेवलपमेंट इन आंकड़ों पर टिका हुआ है। आप इसे किस तरह से देखते हैं? मेरी आवाज ठीक से आ रही है? जी सर। ठीक है कुणाल जी, सबसे पहले तो मैं अमिताभ जी को सुन रहा था, जिस तरह से वो कह रहे थे कि ये पूरा जो है ये जातिगत आंकड़ा ही नहीं होना चाहिए, विकास का जो इनका पैमाना है, बुजुर्ग व्यक्ति है, बड़ा मैं इनका सम्मान कर रहा हूँ, काफी जो विचार रखा इन्होंने। इस देश में शादी, जिस देश में शादी होती है वो जाति, देश में कोई मूछ रखेगा ही नहीं या जाति देख कर तय होता हो।
जिस देश में श्मशान की भी जाति होती हो, उस देश में जो है विकास का पैमाना आर्थिक आधार पर रख रहे हैं, तो बड़ा दिलचस्प है। मुझे लगता है कि आर्थिक सुधार के सरकार के ढेर सारे कार्यक्रम हैं। इन लोगों को मनरेगा की लाइन में लग जाना चाहिए, जिनको आर्थिक आधार पर डेवलपमेंट चाहिए। दूसरी बात अमिताभ जी ने कही, उनके जवाब में ही मेरी बात भी है कि जो है इससे क्या हुआ है अब तक आरक्षण जो है, इससे हुआ है आरक्षण से ये हुआ कि मेरे दादा भैंस चराते थे और मैं पीएचडी की उपाधि ले लिया, अच्छी जगह पे हूँ। मेरा भाई जो है, मेरे दादा भैंस चराते थे, मेरा एक भाई आईआईटी कर गया और अच्छी जगह पे है। आरक्षण का फायदा ये हुआ कि मेरा एक छोटा भाई जो है बैंक मैनेजर है। तो आरक्षण की बात सीधे जाति जनगणना से जुड़ी हुई है। आखिर सवाल तो उठता है ना, इस देश में जिसकी जितनी आबादी है उसके हिसाब से हिस्सेदारी देने में क्या दिक्कत है? अगर आप कहते हैं कि आप कोई कहे, चाहे राजनीतिक दल बीजेपी भी कहे जाति जनगणना को नहीं मानती, तो 2018 में राजनाथ सिंह जी ने खुद ही कहा था, चुनाव की वजह से कह दिया था कि जाति जनगणना कराएंगे। 18 में राजनाथ सिंह ने कहा था। अभी जो है अमित शाह जी ने पिछले इसी अप्रैल में अमित शाह जी जो है मोदी जाति के सम्मेलन को अहमदाबाद में संबोधित कर रहे थे। तो कोई इस मामले में कह नहीं सकता है कि जाति की बात को नहीं मानते। इस देश में सब कुछ विवाह का विज्ञापन अखबार में भरे पड़े होते हैं जाति के आधार पर। मुझे लगता है यह बहुत वैज्ञानिक तरीका है कि जाति के आधार पर जनगणना होकर जिसकी इस देश में जाति की आबादी जितनी है उतनी भागीदारी मिले। इसके लिए जरूरी है कि जनगणना हो। नहीं, आपको नहीं लगता कि जातिगत आरक्षण के बजाय आर्थिक व्यवस्था पर आरक्षण की जरूरत ज्यादा है सर? बिल्कुल बिल्कुल। राहुल गांधी जी ने संसद में जो कहा कि सिर्फ जो है 9 ओबीसी है, इसका क्या मतलब है? ओबीसी में सचिव बनने की काबिलियत नहीं है पीएमओ में। एक भी सुप्रीम कोर्ट में जज ओबीसी हो तो बताइए, आदिवासी हो तो बताइए, दलित हो तो बताइए। एक भी केंद्रीय विश्वविद्यालय का जो है वाइस चांसलर ओबीसी नहीं होता है। इसका वजह कोई आर्थिक है क्या? इस देश में संसाधनों से वंचित उसके लिए तो दृढ़ इच्छा भी बहुत ज्यादा जरूरी है ना सर। उसके लिए अगर आप लगातार मेहनत करते रहेंगे तो आप भी बड़े सर्वोच्च पदों पर पहुंचेंगे। किसी ने नहीं रोका है। इस देश में 90, सुन लीजिए पूरी बात। इस देश में आपका सवाल आ गया था, जवाब सुन लीजिए, 10 सेकंड में बात पूरी करता हूँ। इस देश में आप शादी से लेकर मरने तक घाट पे जलते हैं जाति के आधार पर, और जाति के आधार पर वो भागीदारी मिलने लगे तो दिक्कत है। मेरे दादा भैंस चराते थे, हम भी भैंस चराते रहते, तो बहुत खुशी होती है आपको आरक्षण की वजह से। सर हमें क्यों खुशी होती है सर? जितना इंसान दिल से तरक्की करना चाहेगा उतना ही आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है सर। अनामिका सिंह जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई है। मैं माफ कीजिएगा आपके पास सबसे आखिरी में आ रहा हूं, क्योंकि महत्वपूर्ण 3 जो हमारे पास पैनलिस्ट बैठे हैं और तीनों के महत्वपूर्ण सवालों की जवाबदेही आप ही पर सुनिश्चित है। वरिष्ठ पत्रकार कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना या जनगणना से ऊपर व्यवस्थाओं की बहुत ज्यादा जरूरत है। रोजगार, व्यवसाय, भयमुक्त माहौल, ये सब चीजों पर ज्यादा बात होनी चाहिए। जनगणना पर बात पीछे की बात है, वो जिम्मेदारी जवाबदेही आप ही के पास। कांग्रेस नेता डॉक्टर राम पांडे भी कह रहे हैं कि जातीय जनगणना से पहले जनगणना होनी चाहिए और उसी जनगणना के आधार पर व्यवस्थाओं को जमीन पर उतारने की जरूरत है। वो जिम्मेदारी भी बीजेपी के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। और ओबीसी परिसंघ से डॉक्टर ओम सुधा हमारे पास जुड़े हुए हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि जनगणना हो, जातिगत जनगणना हो, ताकि सबका साथ सबका विकास हो पाए। लेकिन वो तब हो पाएगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट से आंकड़े रिलीज होंगे। ये कैसे सुनिश्चित होगा मैम? क्योंकि तीनों लोगों के जो सवाल है उसकी जवाबदेही बीजेपी के ऊपर है। सबसे पहले मैं अमिताभ जी की बात की पुष्टि करना चाहूंगी। मुझे लगता है कोई भी बुद्धिजीवी, चैतन्य और विकासशील नागरिक जब ग्लोबल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं उस समय भी कोई भी बात करेगा तो आर्थिक आधार पर बात करेगा, सामाजिक रूप से पिछड़े, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोगों की बात करेगा और उनके किस तरह के मापदंडों के साथ उनके लिए काम कर सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी हमारी विचारधारा ही अंत्योदय की, इसका अर्थ होता है पंक्ति के अंत में खड़े हुए व्यक्ति का भी उदय करना। और जब हम पंक्ति की बात करते हैं तो हम नहीं देखेंगे कि उस पंक्ति में, पिछड़ी हुई पंक्ति में अगड़ा खड़ा है, पिछड़ा खड़ा है, दलित खड़ा है, अति पिछड़ा खड़ा है। ये निहायत ही दुर्भाग्य की बात है कि जो हम लगातार विकास के सूचकांकों की तरफ पहुंचने की चेष्टा कर रहे हैं, बिहार एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहाँ लगातार दलित को अति दलित, पिछड़े को अति पिछड़ा, इसको करने में यहाँ की सरकार खुद को गौरवान्वित महसूस करती है, क्योंकि उनके पास कोई और तरीका ही नहीं है मतदाताओं को या जनता को ये बता पाने का कि उन्होंने क्या किया। अमिताभ जी की बात से मैं एक नागरिक की तरह, एक बुद्धिजीवी व्यक्ति की तरह पूरी तरह सहमत हूँ। एंकर महोदय, आप भी सहमत होंगे। इस समय जब हमें आर्थिक रूप से आगे बढ़ने की आवश्यकता है, शैक्षणिक चीजों को ठीक करने की आवश्यकता है, और जहां तक इन आंकड़ों की बात है, जितना खुश हो रहे हैं विपक्षी दल, इसमें ऐसा कोई जिन नहीं निकल आया है, अलादीन का चिक्की को जिन निकल आया हो कि कोई बहुत नई बात पता चल गई हो। सारी राजनीतिक पार्टियों को, सबको, इवन समाज में लोगों को भी पता होता है
किस शहर में, किस मोहल्ले में उनकी कितनी आबादी। सारी राजनीतिक पार्टियों के इतने सर्वे होते हैं। ये सारा का सारा जो खेल है, मैं फिर स्पष्ट करना चाहूंगी, किसी भी जनगणना के हम खिलाफ नहीं है। सारा का सारा खेल, और ये खेल उल्टा पड़ेगा, मैं आपको ये भी बता दूं। इस बात का है, जब एक शब्द लगातार इस्तेमाल किया जाता है, पिछड़ा पिछड़ा, पिछड़े के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है, तो हमारी रोहिणी आचार्य जो कमेटी थी, हम तो इस बात के लिए कहते हैं क्या पिछड़े में भी जो पिछड़ गए हैं और कुछ जाति विशेषों ने शैक्षणिक रूप से श्रेष्ठ होकर आरक्षण का ज्यादा अधिकार ले लिया है और लगातार ले रहे हैं और कई पीढ़ियां ले रही हैं, उसमें भी विभाजन किया जाए और जो जातियां पिछड़ गई हैं उनको भी दिया जाए, क्योंकि हमारी जो सोच है वो सबके विकास की सोच है और हर व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचे, इसकी सोच है। अभी जैसे कि मैं सुन रही थी, भाई ओम कह रहे थे कि बहुत सुंदर बात है कि आरक्षण के कारण वो यहाँ तक है। मैं उनसे पूछना चाहूंगी, क्या वो इतना साहस दिखा पाएंगे और लोगों से कह पाएंगे कि इन पदों पे पहुंचने के बाद उनकी आने वाली पीढ़ियों को आरक्षण न देकर वो अपनी ही समुदाय के लोगों को आरक्षण को सुनिश्चित कर, क्योंकि मैंने अपने जीवन में इस चीज को देखा है। हम ईमानदार, अगर हम जातिवादी भी ईमानदार ठीक से हो जाए एंकर महोदय, तो देश की हर जाति का उद्धार हो जाए, समस्या ही ना रहे। जब हम ओबीसी की बात करते हैं, क्योंकि हमें वोट लेना होता है, बिहार की सरकार में बैठे लोगों के विषय में कहना चाहती हूँ, समस्या उनके लिए होगी जो आज तक यादव करके खेलते रहे 14% पे, उन्हें बाकी ओबीसी को बताना होगा कि वो 40% टिकट कैसे दे देते। भारतीय जनता पार्टी के लिए, एनडीए के लिए कोई समस्या है ही नहीं, क्योंकि हम कभी भी जाति की राजनीति नहीं करते हैं। हम जो उज्ज्वला लाते हैं तो जाति देख के नहीं देते हैं। आयुष्मान, हम विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ केयर योजना को देश में लागू करते हैं, तो हम जाति देख के नहीं देते, हम दर्द देख कर देते, हम आवश्यकता देख के देते। और उम्मीद की जाती है कि आने वाले वक्त में भी उन्हीं तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए जो तमाम आंकड़े हैं वो समय के साथ जारी की जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त इतनी ही इजाजत दे रहा था, नहीं तो इस मुद्दे पर और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण सवाल थे जिनसे आप इन तमाम मुद्दों पर जवाब दे पाते। बहरहाल यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए खबरें जारी हैं।